इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि पूरे कामरूप पर अब मुगलों का राज हो गया। जो थोड़ा बहुत प्रभाव अहोम्स का था वो भी पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद इस युद्ध का तीसरा स्टेप बहुत जल्द शुरू हो गया और तीसरे स्टेप में मुगल्स ने इन्हें और पीछे खदेड़ना शुरू किया और अपने बॉर्डर को ब्रह्मपुत्र नदी तक कर लिया। वो अहोम्स को खदेड़ते हुए पीछे करते गए और अक्टूबर 1638 में समधारा के पास जाकर रुके। अब बारी थी अहोम्स की। पिछली बार की तरह इस बार भी अहोम्स ने एक ऐसा पलटवार किया जिसके सामने मुगल्स की एक न चली। ब्रह्मपुत्र नदी के पास समधारा में एक बार फिर मुगल और अहोम्स के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बहुत सारे सैनिक मारे गए। न सिर्फ सैनिक मारे गए, एक बार फिर दोनों पक्षों को बहुत ज्यादा पैसों का भी लॉस हुआ। इस युद्ध में मुगल्स को एक बार फिर कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अहोम्स पूरी तरह मुगलों को कामरूप से नहीं निकाल सके और रिसोर्सेज न होने के कारण दोनों पक्षों को एक बार फिर युद्ध रोकना पड़ा और पीस समझौता करने के लिए दोनों पक्ष मजबूर हो गए। अभी तक दोनों पक्षों के बीच समाधान का एक ही तरीका देखा जाता था और वो युद्ध था। लेकिन अब दोनों ही पक्षों को ये रियलाइज होने लगा था कि युद्ध शायद यहां पर किसी को बढ़ता नहीं दिला पाएगा। खासकर मुगल्स को इस बात का एहसास हो चुका था कि असम पर पूरी तरह से राज करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए किसी तरह समझौता करके अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, क्योंकि मेन पर्पस तो व्यापार करना ही था। 1639 में अहोम जनरल मोमाई तमुली बोरबरुआ और मुगल कमांडर अल्लाह यार खान के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ असुरर अली के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अहोम्स ने कामरूप में मुगलों के इन्फ्लुएंस को स्वीकार किया। साथ ही मुगलों ने भी ये स्वीकार किया कि वो अहोम्स के राज्य में किसी भी तरह का दखल नहीं देंगे। असम का गुवाहाटी से लगा हुआ वेस्टर्न असम मुगलों के पास चला गया, लेकिन बाकी पूरे असम में इन्होंने अहोम्स के राज को एक्सेप्ट किया। उम्मीद थी कि इस पीस ट्रीटी के बाद हालात बेहतर होंगे, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, या यूं कहें कि दोनों ही पक्ष इस पीस ट्रीटी को बहुत कड़ाई से पालन नहीं कर रहे थे। इसीलिए दोनों पक्षों में असंतोष एक दूसरे के लिए हमेशा बना रहा, जैसे व्यापार, सीमा विवाद, दोनों तरफ के राजनीतिक अपराधियों को सजा न देना, पर्सनल फ्रीडम और लोगों पर अत्याचार जैसे तमाम मुद्दे थे, जिनकी वजह से असम के लोग मुगल्स के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। दोनों ही पक्षों में टकराव लगातार बना हुआ था, लेकिन इसके बाद भी युद्ध को टाला जा रहा था। पर अंदर ही अंदर एक युद्ध चल रहा था जो आगे चलकर बड़े युद्ध का रूप ले सकता था, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। फरवरी 1639 में हुई इस पीस ट्रीटी को मेंटेन करने के लिए दोनों साइड ने कोई खास रोल नहीं निभाया। सन 1648 में दोनों पक्ष एक बार फिर जंग के मैदान पर उतर आए और एक बड़े युद्ध का गवाह एक बार फिर इतिहास बना। दोस्तों, 1648 में इन दोनों पक्षों के बीच एक और बड़ा युद्ध हुआ। सन 1648 में जयध्वज अहोम किंगडम के नए किंग बने। इसी खुशी में गुवाहाटी के मुगल कमांडर ने उन्हें बधाई संदेश भेजा, लेकिन जयध्वज ने बधाई संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शाहजहां के स्वास्थ्य ठीक न होने का फायदा उठाते हुए गुवाहाटी पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत ही अचानक हुआ था, जिसके लिए मुगल प्रिपेयर नहीं थे। बस फिर क्या था, इस हमले में मुगल्स भागने पर मजबूर हो गए और अहोम्स ने उन्हें मानस रिवर तक खदेड़ डाला। इसके साथ ही बांग्लादेश के ढाका में भी मुगलों का जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसे भी नष्ट कर दिया गया और जो लगभग 9000 मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर असम ले गए। इस दौरान मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन में फंसे हुए थे और फाइनली 1658 में औरंगजेब मुगल सल्तनत का नया बादशाह बना और बादशाह बनने के बाद नॉर्थ इंडिया में एक बार फिर मुगल सल्तनत की पताका फहराने के लिए मीर जुमला और राम सिंह को आदेश दे दिया गया। दोनों ने असम पर अटैक किया। शुरुआती कुछ दिनों में ही ये गुवाहाटी और मानस रिवर पर बड़ी आसानी से कब्जा करने में कामयाब हो गए। इन्हें अहोम से कोई खास टक्कर नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त अहोम आर्मी में भी एक डिससेटिस्फेक्शन फैला हुआ था।
इसके बाद मुगल आर्मी आगे बढ़ती गई और पांडु खजनी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरियाज को भी अपने कंट्रोल में लेती गई। लेकिन अब अहोम को लगने लगा कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो हो सकता है कि वो पूरे असम पर कब्जा कर लें। इसलिए जब भी मुगल आर्मी कालिया बोर पर आई तो अहोम पलटवार करते हैं, पर मुगल्स को रोक नहीं पाए क्योंकि मुगल संख्या में बहुत ज्यादा थे। साथ ही कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर उनका कब्जा हो चुका था। अब मुगलों का अगला डेस्टिनेशन था राजधानी गढ़गांव। मुगल्स यहां पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि अटैक में वो जयध्वज को नहीं पकड़ पाते। जयध्वज किसी तरह अपनी जान बचाकर ईस्टर्न हिल में चला जाता है। इसके कुछ वक्त बाद बारिश का मौसम आ जाता है। बारिश के कारण नदी में बहाव तेज हो जाता है, जिसके चलते असम में जो मुगल थे उनका कांटेक्ट ढाका के मुगलों से नहीं हो पाता। तो अहोम्स के लिए अपने राज्य को वापस पाने के लिए यही सबसे अच्छा समय था। वो मुगलों पर अटैक करते हैं और उन्हें वापस राजधानी से खदेड़ देते हैं। लेकिन सितंबर आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ढाका की मुगल आर्मी एक बार फिर राजधानी पर अटैक करती है और फाइनली जयध्वज को मजबूरी में पीस ट्रीटी करनी पड़ती है। दोस्तों, 1663 में अहोम और मुगल्स के बीच ट्रीटी ऑफ घिलाजा रिघाट होती है। इस ट्रीटी की शर्त को अगर अहोम्स पूरा कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो कंगाल हो जाते हैं। तो ऐसी क्या शर्तें थीं, चलिए वो भी जान लेते हैं। पहली शर्त, जयध्वज सिंघा को अपनी एक बेटी जिसका नाम रोमोनी गभोरू था और उम्र मात्र 6 साल थी, उसे शाही हरम में भेजना था। 1668 में इसकी शादी औरंगजेब के बेटे से हो गई। 20,000 तोला सोना और इसका 6 गुना चांदी यानी लगभग 1,20,000 तोला चांदी के साथ 40 हाथी एक एक साथ देने होंगे। इसके अलावा एक साल में 3 लाख तोला चांदी और 90 हाथी देने होंगे। और चौथी शर्त थी सालाना 20 हाथी देने होंगे। और पांचवी, वो 5 राइस के लड़कों को पकड़ लेता है और उन्हें तभी छोड़ेगा जब सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। छठी शर्त थी ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्दर्न कोस्ट पर बरेली नदी के वेस्ट में और साउथ में कलंग नदी के कोस्टस्थ राज्य को दिल्ली के सम्राट को सौंप दिया जाएगा। सातवीं शर्त थी बदूली फुगन और उसके परिवार के सभी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने 1662 की लड़ाई में मुगलों का साथ दिया था। और आठवीं शर्त थी ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ और साउथ बैंक में दिल्ली के राजा का अधिकार होगा। ये दोनों क्षेत्र काफी उपजाऊ थे। इस ट्रीटी के हिसाब से जो भी चीजें थीं वो अहोम मुगल को देने वाले थे और इनमें से बहुत कुछ जयध्वज दे भी देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद चक्रध्वज अहोम किंगडम के नए राजा बनते हैं। सन 1665 में सैयद फिरोज खान, जो कि बंगाल में मुगलों के फौजदार थे, वो बाकी की शर्तों के मुताबिक पैसे देने के लिए चक्रध्वज को एक लेटर लिखते हैं। लेकिन चक्रध्वज पैसे देने से मना कर देते हैं। इसके साथ ही असम के उन जगहों पर हमला कर दिया जाता है जहां पर मुगल्स थे। मुगल इस अटैक के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे और मात्र 2 महीने के अंदर ही उन्हें असम को छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह एक बार फिर पूरे असम पर अहोम्स का राज हो गया। अब इस हार से बौखलाया औरंगजेब काफी नाखुश हुआ और मीर जुमला को अहोम पर अटैक करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, अहोम के ऊपर ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक होने वाला था, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा सेना थी जिसकी तुलना अहोम की छोटी सेना से हो ही नहीं सकती थी। अगर दोनों सेनाओं का आमने सामने का युद्ध होता तो अहोम कभी भी नहीं टिक सकते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं आप? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये लड़ाई भी अहोम ही ने जीत ली थी। दोस्तों, हिस्ट्री की बुक में ये लड़ाई आपको बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से मिलेगी। तो इस बैटल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कैसे हुई और अहोम इसके विजेता कैसे बने, ये सब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको ये